चलिए भाई, जय हिंद व्यूअर्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में अगर हम बात करें तो हमने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा था, और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेक्शन में अगर हम बात करें, हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से इसकी शुरुआत करेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम बात करें 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट एंड एनेक्ट किया गया। इसीलिए 26 नवंबर को अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं, संविधान दिवस। मगर फुली तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन आपका कमेंस हुआ 26 जनवरी 1950। मगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने की पूरी प्रक्रिया क्या रही है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट को आप फॉलो करते रहिएगा, वहां पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स इंडिया में कब अराइव किए। अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स इंडिया में एज अ ट्रेडर्स 1600 AD में इंडिया में अराइव किए थे। अगर हम बात करें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है, वो द एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया से होती है। किससे होती है? द एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। यूरोप क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। यूरोप कॉन्टिनेंट में लगभग 42 कंट्रीज हैं। उन 42 कंट्रीज में से कुछ कंट्रीज हैं जो भारत में आई ट्रेडिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो इंडिया में सबसे पहली जो ट्रेडिंग कंपनी आई थी, पहले यूरोपीय पावर जो भारत में अराइव किया, वो कौन था? वो अगर हम बात करें 1498 AD में पोर्चुगीज थे। कौन थे? पोर्चुगीज थे। पोर्चुगीज, दैट मीन्स पुर्तगाल, हिंदी में इसे पुर्तगाल कहते हैं। वही पोर्चुगल जहां का अगर हम बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी। फिर अगर हम बात करें 1498 के बाद 1600 AD में इंग्लिश आए थे। कौन आया था? इंग्लिश आए थे। फिर डच आए। कौन आए? डच आए। फिर डेन्स आए, और फिर इसके बाद फ्रेंच आए। कौन आए? फ्रेंच आए। 1602, 1616 एंड 1664 में फ्रेंच आए। मगर अगर हम बात करें इसमें लास्ट मैन स्टैंडिंग कौन भारत में बना रहा? वो ब्रिटिशर्स बने रहे। अगर हम बात करें, आपने रेसलिंग के मैच देखे होंगे। रेसलिंग के मैच में क्या होता है? वो मनी बैंक वाला मैच नहीं होता है, लास्ट में कौन बचता है। तो धीरे धीरे सारी यूरोपियन पावर्स को एलिमिनेट करके ब्रिटिशर्स, अगर हम बात करें, भारत में इन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया। भारत में इन्होंने अपना रूल कब एस्टेब्लिश किया? अगर हम बात करें 1757 में फेमस बैटल हुई, दैट्स कॉल्ड बैटल ऑफ प्लासी। कौन सी लड़ाई? बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध से अगर हम बात करें, ब्रिटिशर्स को एक एडेड एडवांटेज मिल गया, क्योंकि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिशर्स ने नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब को हराया था, और बंगाल के नवाब की गद्दी अगर हम बात करें बहुत महत्वपूर्ण थी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, फिर भी बात नहीं बनी। जो मोस्ट डिसाइसिव बैटल था ब्रिटिशर्स का भारत में रूल एस्टेब्लिश करने के लिए, अगर हम उस बैटल की बात करते हैं, तो उस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ बक्सर। क्या बोला जाता है? बक्सर का युद्ध बोला जाता है। बक्सर बिहार में आता है। बैटल ऑफ बक्सर अगर हम बात करें, किसके किसके बीच लड़ा गया था? बैटल ऑफ बक्सर अगर हम बात करें, ब्रिटिशर्स, एक तरफ ब्रिटिशर्स थे, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, 3 लोग एक साथ थे, जिसमें उस समय का मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड भी शामिल था। कौन? शाह आलम सेकंड। उस समय का अवध का नवाब अगर हम बात करें, मीर कासिम। कौन? अवध का नवाब, सॉरी, बंगाल का नवाब मीर कासिम। कहां का नवाब? बंगाल का नवाब मीर कासिम। उस समय का मुगल एम्परर शाह आलम। और अगर हम बात करें अवध का नवाब, नवाब शुजा उद्दौला। कौन? नवाब शुजा उद्दौला।
इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिशर्स से लड़ाई की थी। और ब्रिटिशर्स को कौन लीड कर रहा था? ब्रिटिशर्स को लीड कर रहे थे सर हेक्टर मुनरो। कौन? सर हेक्टर मुनरो ब्रिटिशर्स को लीड कर रहे थे। और ये अगर हम बात करें भारतीय इतिहास की का वो टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट मतलब जहां से दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। तो यहां से भी भारत की दशा और दिशा दोनों बदल गई। अगर हम बात करें इस युद्ध में जीत किसकी हुई? इस युद्ध में जीत हुई ब्रिटिशर्स की। और जब ब्रिटिशर्स की इस युद्ध में जीत हुई तो ब्रिटिशर्स ने शाह आलम सेकंड को इलाहाबाद के किले में बंधक बना लिया। और क्योंकि ये मुगल बादशाह था तो इसी वजह से इससे एक संधि साइन करवाई गई, एक ट्रीटी साइन करवाई गई। और इस ट्रीटी को बोला गया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। क्या बोला गया? इस ट्रीटी को बोला गया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो 1765 में साइन हुई। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके किसके बीच में साइन हुई? ब्रिटिशर्स और उस समय के मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई। इस ट्रीटी के मुताबिक अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स को क्या मिला? इस ट्रीटी के मुताबिक अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिले। क्या मिले? दीवानी राइट्स मिले। दीवानी राइट्स मतलब टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार। अगर हम बात करें गांधी के फादर, गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी के जो फादर थे करमचंद गांधी, वो राजकोट के दीवान हुआ करते थे। तो दीवान मतलब टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार जिसके पास होता है उसे हम दीवान कहते हैं। तो इनको दीवानी राइट मिले। किसके दीवानी राइट मिले? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिले। और जाहिर सी बात है, जिसको दीवानी राइट्स मिलेंगे, जिसके पास पैसा होगा, वही तो चीजों को कंट्रोल करेगा ना। हालांकि यहां पे अगर हम बात करें 1765 में जो ब्रिटिशर्स का रूल शुरू हुआ, इसे अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल बोला जाता है। किसका रूल बोला जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल बोला जाता है। तो यहां से 1765 से और 1858 तक जो चला, इसे हम कंपनी रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपनी रूल कहते हैं। क्योंकि यहां पे ब्रिटेन की महारानी या महाराज सीधे तौर पे शासन नहीं कर रहा था। कंपनी को एक अधिकार दिया गया था कि कंपनी ट्रेडिंग पर्पज से अपने तरीके से चीजों को डील करेगी। कंपनी रूल कर रही थी। कौन सी कंपनी रूल कर रही थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, है ना। इसी वजह से 1765 से लेके 1858 के पीरियड को अगर हम बात करें तो हम कंपनी रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपनी रूल बोलते हैं। मगर इसके बाद अगर हम देखें 1857 की क्रांति हुई और 1 नवंबर 1858 को अगर हम बात करें, इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क से क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन पढ़ा गया और बोला गया कि आज से कंपनी राज खत्म और ब्रिटेन की महारानी का सीधा रूल शुरू होता है। तो यहां से 1858 से लेकर देश की आजादी तक जो रूल चला, इस रूल को हमने क्राउन रूल बोला। क्या बोला? इस रूल को हमने क्राउन रूल बोला। और इसके बाद ही हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। ठीक है। तो यहां पे ये लैंडमार्क इवेंट थे जहां से शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? रूल ऑफ लॉ की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? रूल ऑफ लॉ की शुरुआत होती है। कब होती है भारत में? 1765 में। जब अगर हम बात करें अंग्रेजों को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं 1765 में, उसी के साथ भारत में रूल ऑफ लॉ की शुरुआत हो जाती है। रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून की नजर में सब बराबर हैं। जो भी अगर कोई भी कृत्य करेगा, अगर किसी भी लॉ को वायलेट करेगा, तो उसमें सबको समान तौर पे पनिशमेंट दिया जाएगा। एक राजा अगर मर्डर करता है, एक नॉर्मल आदमी मर्डर करता है, कोई क्लर्क है, कोई बड़ा अधिकारी है, उस केस में सभी को जो भी सजा का प्रावधान है वो सजा दी जाएगी। दैट मीन्स कोई पक्षपात नहीं होगा। अब इससे पहले क्या भारत में रूल ऑफ लॉ था? क्या आप मुगल बादशाहों के समय रूल ऑफ लॉ की बात कर सकते थे? कि भाई औरंगजेब जब चाहे जिसको मरवा देता था?
शाहजहां और जहांगीर जब चाहे जिसको मरवा देते थे। मतलब उस समय का कायदा कानून ऐसा था कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। मतलब मुगल बादशाह कोई काम करे तो भाई उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होगा, मगर अगर हम बात करें वही कोई दूसरा आदमी करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। मगर नहीं, अंग्रेज पहली बार भारत में रूल ऑफ लॉ लेके आए, तो अंग्रेजों को इसके लिए हमको क्रेडिट देना पड़ेगा। आज देश रूल ऑफ लॉ से ही चलता है, तो अंग्रेजों को आप कितना क्रिटिसाइज कर लीजिए, मगर अंग्रेजों को एक क्रेडिट मैं बिल्कुल देना चाहूंगा कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट वो भारत में लेके आए। आगे हम देखेंगे जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आएंगे तो अंग्रेजों ने कैसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट भारत में एस्टेब्लिश किया और पहला ही केस अपने गवर्नर जनरल के खिलाफ चलाया। हालांकि केस पलट गया। महाराजा नंद कुमार को अगर हम बात करें फांसी हुई, पहला जुडिशियल मर्डर बोला गया, मगर अपने ही गवर्नर जनरल के खिलाफ अगर हम बात करें केस चलाना, उसको इम्पीच करने की कोशिश करना, तो ये रूल ऑफ लॉ का बेहतरीन एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? रूल ऑफ लॉ का ये हमारा बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो चलिए अब यहां से शुरुआत करते हैं। वीडियो में पूरा बने रहिएगा। अगर हम बात करें, अगर आप किसी भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत फ्रूटफुल है। किसी भी चैनल पे आपको इस तरीके का कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप आज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लेवल पे चले जाइए। चलिए तो अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं। 1765 में अगर हम बात करें, 1765 में भारत में ब्रिटिशर्स का रूल एस्टेब्लिश हो गया, कंपनी रूल आ गया। क्या आ गया? कंपनी का रूल आ गया। मगर अगर हम बात करें, यहां पे कंपनी का रूल सिर्फ दीवानी के लिए था। अगर हम बात करें, दो चीजें होती थी उस समय तक। अगर हम बात करें, एक हो गया आपका दीवानी। क्या हो गया? एक हो गया दीवानी। बंगाल में जो दीवानी था वो अलग होता था और निजामत है वो अलग होता था। दीवानी मतलब टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार। किसका? टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार। दैट मीन्स टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, कर को एकत्रित करने का अधिकार ये किसके पास था? ये ब्रिटिशर्स के पास था। किसके पास था? ये अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स के पास था। निजामत मतलब होता है आपका किसका? पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर। क्या लिख लेते हैं हम इसको? लॉ एंड ऑर्डर। और ये लॉ एंड ऑर्डर का जो काम था ये बंगाल के नवाब का था। किसका था? बंगाल के नवाब का था, जो उस समय मीर जाफर था। मीर जाफर को वापस गद्दी पे बिठा दिया गया था। दैट मीन्स बंगाल को जो गवर्न किया जा रहा था, हम सिर्फ बंगाल की बात कर रहे हैं यहां पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स अगर हम बात करें इस समय तक सिर्फ बंगाल वाले रीजन में थे। अगर हम इंडिया का मैप बना ले इस तरीके से, तो इंडिया के मैप पे आप देखेंगे ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो रीजन था, यहां की बात हो रही है। ये बंगाल था आपका, और बंगाल में दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स के पास थे और निजामत बंगाल के नवाब मीर जाफर के हाथ में था। दैट मीन्स जैसे आज की डेट में होता है, आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम, जो आपके सिविलियन मैटर्स को देखता है। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह का अधिकार सब डीएम के पास। और निजामत दैट मीन्स पुलिस, तो ये आपका एसपी के अंडर होगा। किसके अंडर होगा? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर होगा। तो ये आपका पुलिस के फंक्शन देखेगा। तो यही फंक्शन उस समय हुआ करता था, दीवानी और निजामत। दैट मीन्स अगर हम कुल मिला के कहें तो यहां पे ड्यूल कंट्रोल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? ड्यूल कंट्रोल हुआ करता था। मोबाइल में आपकी ड्यूल सिम होती है ना, ड्यूल का मतलब दो। तो ड्यूल कंट्रोल, दो लोग अगर हम बात करें बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे थे। अंग्रेज दीवानी और निजामत बंगाल का नवाब। ठीक है, चल अब ये 1765 से लेके अगर हम बात करें 1773 तक ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपकी चलती है। दैट मीन्स ड्यूल कंट्रोल के थ्रू
बंगाल को रन किया जाता है। अब आगे आते, यहां से हमारा शुरू होगा। जो ब्रिटिशर्स ने पहला कानून पास किया, उस कानून को बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बोला जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1765 से लेके 1773 तक अगर हम बात करें ड्यूल कंट्रोल चला, मगर इस बीच बहुत सारी घटनाएं घटी। अगर हम बात करें क्या घटनाएं घटी, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो बहुत ज्यादा करप्ट हो गए। अब अचानक इतना पैसा देख के उनकी बुद्धि हो गई भ्रष्ट, करप्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए। और इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ नेचुरल फैक्टर्स में ने भी आग में घी डालने का काम किया। आप देखेंगे कि 1770 में बंगाल में इतनी बड़ी फेमिन आई। फेमिन मतलब भुखमरी, शॉर्टेज ऑफ फूड, खाद्यान्न की कमी हुई, भुखमरी की हालात स्तर क्रिएट हुए और उस फेमिन की वजह से बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन मारी गई। और यहां पे बंगाल को एडमिनिस्टर करना बहुत ही मुश्किल हो गया, पैसे भी नहीं थे, खजाने खाली हो रहे थे। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स को, अगर हम बात करें ब्रिटेन से, लंदन से अगर हम बात करें, तो पैसे मंगाने पड़े। और वो जो पैसे मंगाए गए वो बुलियन में मंगाए गए। किसमें मंगाए गए? बुलियन में मंगाए गए। बुलियन मतलब गोल्ड बार्स में, किसमें? सोने के सिक्कों में मंगाए। तो जब ब्रिटेन की महारानी ने देखा कि भैया हमने इनको भेजा है कि भाई ये व्यापार करें और जो भी प्रॉफिट अर्न करें उस प्रॉफिट का एक हिस्सा हम तक पहुंचाएं और बाकी अपना काम चलाएं, मगर ये तो साले उल्टा मांग रहे हैं हमसे पैसा। तो ब्रिटेन की महारानी ने कहा नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ब्रिटेन की महारानी ने इस वजह से इस कानून को पास किया और ये कानून को बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। शब्द पे जाइएगा, रेगुलेटिंग। रेगुलेटिंग जो शब्द बना है रेगुलेटर से बना है। गैस में रेगुलेटर होता है ना, गैस कम ज्यादा करने के लिए आप रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट भी लाया गया था ब्रिटिशर्स को रेगुलेट करने के लिए, उनके कान मरोड़ने के लिए। क्यों भाई, बहुत ज्यादा करप्शन कर रहे हो, बहुत ज्यादा बकैती हो रही है, तो अब हम बताएंगे कि तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे, नंबर 1, सबसे पहली बात, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन्होंने उस ड्यूल कंट्रोल को खत्म कर दिया। उस ड्यूल कंट्रोल को खत्म कर दिया। कौन सा ड्यूल कंट्रोल? अगर हम बात करें, ये जो ड्यूल कंट्रोल हमने पीछे देखा, दीवानी और निजामत, इस ड्यूल कंट्रोल को खत्म करने के लिए कंपनी के लिए, अगर हम बात करें, कंपनी के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई गई और उस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को बोला गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोला गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोला गया, जिसमें 24 मेंबर्स हुआ करते थे। कितने मेंबर्स हुआ करते थे? 24 मेंबर्स हुआ करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अगर हम बात करें, अब दोनों काम देखेगा। कौन से दोनों काम देखेगा? दीवानी प्लस निजामत। क्या? दीवानी प्लस निजामत, ये दोनों काम देखेगा। अब बंगाल के नवाब की छुट्टी हो गई, अब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पे आ गई। तो पहली बात, ड्यूल कंट्रोल को खत्म किया गया। किसको खत्म किया गया? ड्यूल कंट्रोल को खत्म किया गया। दूसरी बात, अगर हम बात करें गवर्नर ऑफ बंगाल, इसका गवर्नर ऑफ बंगाल के पद को अगर हम बात करें, किससे रिप्लेस किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद से रिप्लेस किया गया। किससे रिप्लेस किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद से रिप्लेस किया गया। अगर हम बात करें, जब 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल का गवर्नर बनाया गया, तो बंगाल का जो पहला गवर्नर बना उसका नाम था सर रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? सर रॉबर्ट क्लाइव नाम था। ठीक है, अब देखिए, समझने की यहां पे भी जरूरत है। आप देखेंगे इस समय तक 1773 तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया के 3 बड़ी टेरिटरीज पे
रूल करना शुरू कर दिया था। मतलब यहां पे इन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया था। एक था बंगाल, क्या था? एक था बंगाल, दूसरा था बॉम्बे, कौन सा? बॉम्बे था, और तीसरा था आपका मद्रास। ठीक है, इन तीनों पे रूल एस्टेब्लिश कर लिया था। अब तीनों के अगर हम बात करें तो तीनों के अपने अपने गवर्नर हुआ करते थे। बंगाल का गवर्नर अलग हुआ करता था, मद्रास का गवर्नर अलग हुआ करता था, और बॉम्बे का गवर्नर अलग हुआ करता था। और तीनों के तीनों गवर्नर्स अगर हम बात करें किसी के अंडर नहीं आते, स्वतंत्र थे और उनको ऑटोनॉमी दी गई थी। बॉम्बे का गवर्नर अपने डिसीजन ले सकता था, मद्रास का गवर्नर अपने डिसीजन, बंगाल का गवर्नर अपने डिसीजन। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव बनाया गया था। कौन बनाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव बनाया गया था। मगर ब्रिटेन की महारानी ने कहा नहीं नहीं, अब क्योंकि हमारा अंपायर बड़ा हो गया है तो अब तीनों गवर्नर के ऊपर अगर हम बात करें एक गवर्नर को बिठाना पड़ेगा। तो अब जो गवर्नर था गवर्नर ऑफ बंगाल, वो क्या बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। क्या बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, भारतीय थल सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वायुसेना अध्यक्ष, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, नौसेना अध्यक्ष। तीनों 4 स्टार रैंक होल्डर्स हैं। तीनों के अपने पावर और फंक्शंस हैं। शुरुआती दौर में तीनों आजाद थे अपने अपने डिसीजन लेने में, मगर अब तीनों के ऊपर क्या बनाया गया? अब तीनों के ऊपर सीडीएस बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसकी जरूरत है, एक आदमी से सीधे रिपोर्टिंग लेनी होगी, 3 आदमी से कैसे रिपोर्ट लेंगे आप? तो वही काम किया गया, तीनों के ऊपर एक गवर्नर जनरल बिठा दिया गया। तो यहां गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से बदल दिया गया। किससे बदल दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से बदल दिया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना, तो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल बना सर वॉरेन हास्टिंग्स। कौन? सर वॉरेन हास्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। अब गवर्नर ऑफ बंगाल का पद नहीं रहा, और इसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर अगर हम बात करें तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे आएगा और गवर्नर ऑफ मद्रास आएगा। मतलब अब ये दो के दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो फैसला लेगा वो इन दोनों को मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो इन दोनों को मानना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। तीसरी बात अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड, सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड एट कैलकाटा। कलकत्ता में अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और अगर हम बात करें 3 अदर प्यूसिन जजेस थे। क्या थे? 3 अदर प्यूसिन जजेस हुआ करते थे। अगर हम बात करें, और जो सुप्रीम कोर्ट पहला बना हमारा कैलकाटा में, उसके जो चीफ जस्टिस बने उनका नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इनका नाम था सर एलिजे इम्फे। क्या नाम था? सर एलिजे इम्फे इनका नाम था। तो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया, यह भी बड़ी बात थी, रूल ऑफ लॉ के तहत थी, क्योंकि कोर्ट कोई क्राइम करेगा तो कोर्ट में सुनवाई तो होनी है ना। और बड़ा दिलचस्प केस है कि जब सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया और पहला ही केस किसके खिलाफ चल गया? पहला ही केस चल गया इनके खुद के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हास्टिंग्स के खिलाफ। ये फेमस केस आपको याद रखना जरूरी है। अगर हम बात करें महाराजा नंद कुमार केस, कौन सा केस? महाराजा नंद कुमार केस। क्या था महाराजा नंद कुमार केस? महाराजा नंद कुमार ने, अगर हम बात करें, उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पे आरोप लगाया कि उनकी बेटी के अपॉइंटमेंट में करप्शन हुआ है और इसमें घूसखोरी खाई है वॉरेन हास्टिंग्स ने। केस चला, वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ ही उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर चले गए।
वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ ही अगर हम बात करें, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर चले गए। देखिए समझिए, गवर्नर जनरल अकेला नहीं बिठाया गया था, गवर्नर जनरल को 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई थी। मतलब सलाह मशवरा करके वो डिसीजन लेगा ना। अगर हम बात करें, जैसे अकबर के नवरत्न हुआ करते थे, विजयनगर अंपायर में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, मराठा अंपायर में अष्ट प्रधान हुआ करते थे। तो कोई भी अकेला शासन नहीं करता है कि सीधे मुंह उठा के ऐसे ही फैसले ले ले, डिस्कशन के बाद फैसला लिया जाता है। आज प्रधानमंत्री मोदी के अंडर 80 मंत्री काम करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, और वो कैबिनेट मिनिस्टर से सलाह मशवरा लेके डिसीजन लिया जाता है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इसके 4 मेंबर्स थे गवर्नर जनरल के, और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल अगर हम बात करें, उसके मेंबर्स भी कुछ वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ चले गए। हालांकि वॉरेन हेस्टिंग्स इसको मैनिपुलेट करने में कामयाब रहा, उसने कुछ गवाह इनके खिलाफ ऐसे खड़े कर दिए, और फाइनली जाके ये जो केस था, ये केस पलट गया। क्या हुआ? महाराजा नंद कुमार केस पलट गया, और इस केस में अगर हम बात करें, महाराजा नंद कुमार को ही फांसी दे दी गई, और इसी वजह से इसे फर्स्ट जुडिशियल मर्डर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्स्ट जुडिशियल मर्डर। जुडिशरी के इतिहास में जो लॉ ग्रेजुएट हैं, जो लॉ की पढ़ाई करते हैं, उनको पता होगा महाराजा नंद कुमार केस स्टडी की जाती है। फर्स्ट जुडिशियल मर्डर। जुडिशियल मर्डर का मतलब है कि आप क्या है, कोर्ट ने गलत फैसला दिया है, गलत गवाह और सबूत पेश किए गए, आदमी निर्दोष था मगर उसके बावजूद उसको फांसी पे टांगा गया। अब जैसे अफजल गुरु का केस देख लीजिए। अफजल गुरु 2001 का पार्लियामेंट अटैक का मास्टरमाइंड है, उसको कोर्ट ने फैसला सुनाया और उसको फांसी पे टांगा। तो कश्मीर के कुछ अलगाववादी क्या बोलते हैं कि भाई अफजल गुरु का क्या हुआ है, जुडिशियल मर्डर हुआ है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ऐसा उनका सोच है। उनका कहना है कि अफजल गुरु को गलत तरीके से फांसी दी गई, उनको फ्रेम किया गया। हालांकि वो गलत चीज है, मास्टरमाइंड, पूरे एविडेंसेस सब कुछ है, मगर यहां पे महाराजा नंद कुमार के साथ गलत हुआ। तो यहां पे याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के क्या क्या फीचर, ड्यूल कंट्रोल को खत्म किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 मेंबर्स की बॉडी। यही अगर हम बात करें, कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स दोनों को देखती थी। गवर्नर ऑफ बंगाल के पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद से एस्टेब्लिश रिप्लेस किया गया, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया। और अगर हम बात करें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास अगर हम बात करें, तो 4 मेंबर की क्या थी, 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। क्या थी? 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। ठीक है, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट पहला एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने पास किया, उसमें बदलाव किए उस समय के परिप्रेक्ष्य में। इसके परिप्रेक्ष्य में, उस समय के परिप्रेक्ष्य में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। चलिए नेक्स्ट कानून देखें हम। नेक्स्ट कानून ब्रिटिशर्स ने कौन सा पास किया? इसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो नेक्स्ट कानून पास किया उसे बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट। क्या बोला गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हालांकि एक और कानून बीच में पास किया गया था 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसमें कोई प्रोविजन ज्यादा है नहीं खास। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1781 पास किया गया। इसके बाद हर 10-20 साल में कोई ना कोई कानून आ रहा है जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में मतलब लगभग 10 साल बाद इसको पास किया गया। पहली बात आपको यह जानना जरूरी है कि इसे पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बोला गया, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने पास किया था, उनका नाम था सर विलियम पिट। क्या नाम था? सर विलियम पिट उनका नाम था। इस वजह से उन्हीं के नाम पे इस एक्ट को नाम दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के फीचर्स को अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं क्या करेगा? रिवाइज करेगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत सबसे पहला काम क्या किया गया? सबसे पहला काम किया गया कि कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स,
उसको डिवाइड कर दिया। देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, हमने पिछले वाले एक्ट में देखा 24 मेंबर का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करता था, जो कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर्स दोनों को देखता था। मगर इस एक्ट में बोला गया नहीं, अब कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने के लिए अलग बॉडी होगी, और अगर हम बात करें कमर्शियल अफेयर्स को देखने के लिए अलग बॉडी होगी। दैट मीन्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अब काम होगा कि वो कंपनी के कौन से अफेयर्स को देखेंगे, कमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे। किसको देखेंगे, कमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे। और एक और बॉडी बनाई गई, और उस बॉडी को बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बोला गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अगर हम बात करें तो कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगी। किसको देखेगी, कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगी महाराज। मतलब फिर से ड्यूल कंट्रोल वाला सिस्टम ले आए। कौन सा, फिर से ड्यूल कंट्रोल वाला सिस्टम ले आए। एक ही आदमी अभी तक दोनों काम देख रहा था, मतलब कंपनी के व्यापारिक चीजें जो हैं वो भी यही देख रहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब व्यापार कैसे होगा, टैक्स कितना बढ़ाया जाएगा, कितना घटाया जाएगा, क्या कैसे किया जाएगा, और पॉलिटिकल अफेयर्स, राजा महाराजाओं से कैसे डील करना है, वॉर करनी है, कुछ करना है, तो वो भी यही काम देखता था। मगर इस एक्ट के तहत इसको डिवाइड कर दिया गया। बोला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करना है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम होगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगा। किसको मैनेज करेगा, कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम बात करें यहां पे, पहली बार इंडियन टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया बोला गया। इंडियन टेरिटरीज वर टर्म्ड एज क्या बोला गया इनको, इंडियन टेरिटरीज वर टर्म्ड एज ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। क्या बोला गया, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। मतलब अभी तक जो भारतीय भूमि थी उसको इंडियन टेरिटरीज बोला जा रहा था, भारत की भूमि। मगर अब बोला गया अब भारत की भूमि नहीं कहलाएगी, वो ब्रिटेन का पोजीशन है भारत में। पोजीशन जो वर्ड है इसको समझिए पहले। लड़कियां काफी आपने सुना होगा, बोलती है ना कि मेरा वाला बड़ा पॉजिटिव है, मेरा बॉयफ्रेंड बड़ा पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब बड़ा चिपकू है। पजेस करना मतलब टू हैव, किसी चीज को रखना अपने पास। तो ब्रिटिश पोजीशन का मतलब कि अब ये इंडियन टेरिटरी नहीं है, ब्रिटेन ने इसको अपने पास रखा है, तो ये ब्रिटेन की टेरिटरी है। ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। पहली बार इंडियन टेरिटरीज को क्या बोला गया, पहली बार इंडियन टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया बोला गया। क्या बोला गया, ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया बोला गया। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में दो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको याद रखना जरूरी। ठीक है, तो ये हो गया पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा हो गया, ये हो गया पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा कानून आएगा उसे हम कहेंगे चार्टर एक्ट। क्या बोलेंगे, चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 में क्या था भाई, देखते हैं। देखिए इससे पहले जितने भी एक्ट पास किए गए उन एक्ट को रेगुलेशन बोला गया। क्या बोला गया, रेगुलेशन बोला गया। वो कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए था। मगर अब रेगुलेशंस नहीं बोला जा रहा, अब प्योरली चार्टर एक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, चार्टर एक्ट कहलाएंगे। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1813 की सबसे बड़ी खासियत क्या थी, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि कंपनी की मोनोपोली, कंपनीज मोनोपोली इन ट्रेड was abolished except the
एंड ट्रेड विद चाइना। यहां पे देखिए, यहां पे क्या बोला गया, इस लाइन का मतलब समझने के लिए आप समझिए। अभी तक इंडिया में ब्रिटिशर्स ने अपना रूल एस्टेब्लिश किया था, सारी यूरोपियन पावर्स को इस समय तक एलिमिनेट कर चुके थे। ब्रिटेन के लोग ही अगर हम बात करें यहां पे व्यापार कर सकते थे इंडिया में, ये उनका एकाधिकार था, मोनोपोली थी, कंपनी की मोनोपोली थी, और किसी लोगों को अगर हम बात करें व्यापार करने का अधिकार नहीं था। मगर चार्टर एक्ट 1813 के तहत इन्होंने कहा नहीं नहीं, अब बाकी यूरोपियन पावर्स भी, अगर कोई कंपनी यूरोप से आती है, कहीं और से आती है, वो भी भारत में व्यापार कर सकती है। मगर किन चीजों में व्यापार नहीं कर सकती, इन पे इन्होंने अपना एकाधिकार बनाए रखा। उसमें चाय, टी, चाय नहीं, चाय के पत्ते, ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ व्यापार, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मुनाफा था, पैसे थे, प्रॉफिट थे, इस वजह से इसको इन्होंने अपने पास रखा। ठीक है, टी के साथ ओपियम भी था, क्या था, टी, ओपियम एंड ट्रेड विद चाइना। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 2, ओपियम मतलब गांजा। नंबर 2 की अगर हम बात करें, यहां पे इंडियंस को पढ़ाने के लिए, किसको पढ़ाने के लिए, इंडियंस को एजुकेट करने के लिए, इंडियंस को एजुकेट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1 लाख रुपए का ग्रांट दिया। क्या दिया, 1 लाख रुपए का ग्रांट प्रोवाइड किया। अब उनको पता है कि इंडिया के बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में हमारा रूल हो गया, अब हमको रूल करना है, तो जाहिर सी बात है इंडियंस के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और जब तक इंडियंस को पढ़ाया नहीं जाएगा ये काम पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेज है, वो उस लैंग्वेज को नहीं समझते हैं, ना उनकी लैंग्वेज को हम समझते हैं, तो रूल कैसे करेंगे। दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी का पहला ही रूलर था, इसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था, जलालुद्दीन खिलजी। 70 साल की उम्र में गद्दी पे बैठा जलालुद्दीन खिलजी ने पहली बार कहा था, इंडिया शुड बी गवर्न ऑन द विलिंग सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी। इंडिया को अगर आपको रूल करना है तो मेजॉरिटी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। मतलब हिंदू अगर सबसे ज्यादा 80-90% है, तो हिंदुओं को साथ लिए बिना यहां पे आप रूल नहीं कर सकते। ये चीज अकबर ने भी महसूस की, ये चीज अंग्रेजों ने भी महसूस की कि इंडियंस पे अगर रूल करना है तो इंडियंस का पार्टिसिपेशन चाहिए, और पार्टिसिपेशन इंडियंस का लेने के लिए इंडियंस को एजुकेट करना पड़ेगा। तो फाइनली जाके इंडियंस को एजुकेट करने की बात की गई, 1 लाख रुपए का ग्रांट दिया गया। ग्रांट मतलब, ग्रांट और एड में डिफरेंस होता है। ग्रांट मतलब दे दिया, दान दे दिया, अब वो दोबारा नहीं लिया जाएगा। एड मतलब हेल्प, हेल्प दी जाती है, और आप किसी की हेल्प करते हो तो बदले में आप भी समय आने पे उम्मीद करते हैं कि वो आपकी हेल्प करे। फर्स्ट एड, हेल्प, है ना। मगर ग्रांट में पैसा वापस नहीं लिया जाता है, दान दे दिया तो दे दिया। यूजीसी भारत में एक बॉडी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देती है, पैसे देती है, हाँ लो ले जाओ। तो 1 लाख रुपए का ग्रांट इंडियन एजुकेशन के लिए दिया गया, इंडियंस को एजुकेट करने के लिए दिया गया। हालांकि ये पैसा बड़े लंबे समय तक खर्च नहीं हुआ, क्योंकि इंडियंस को अगर एजुकेट करना है तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाई करवानी है। पढ़ाई का पैटर्न क्या होगा, 1 to 5th क्लास, 6 to 12th क्लास, फिर ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, ये सब डिसाइड करना पड़ेगा। कौन से मीडियम में पढ़ाई होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। तो 1823 तक ये पैसा जाके खर्च नहीं हुआ। 1823 में कमीशन बना, उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, एंग्लिसिस्ट वर्सेस, वो सब हम हिस्ट्री में कवर करेंगे, ठीक है। तो और यहां पे इन्होंने, अगर हम बात करें, क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में उतार दिए। कौन उतार दिए, क्रिश्चियन मिशनरीज अगर हम बात करें भारत में उतार दिए। मिशनरीज मतलब जो एक मिशन पे आते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज को उतारा गया, और वो एजुकेशन को भारत में बढ़ावा देने लग गया। और उनको ये भी लगा कि अगर इंडियंस एजुकेट हो जाएंगे तो वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे वो चीजों को समझेंगे, क्योंकि सुपरस्टिशियस बिलीफ्स इतने ज्यादा थे हमारे समाज में, सोसाइटी में, और ये जो वर्ना सिस्टम था,
आज जाति प्रथा थी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लोअर वर्ग था वो अपने आप को अलग फील कर रहा था, तो इनको ऐसा लगा था क्रिश्चियन मिशनरीज उतारने के बाद ये सारे के सारे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे एजुकेट होने के बाद। ठीक है, तो चार्टर एक्ट की ये बड़ी खासियत थी। चलिए देखिए वीडियो चल रहा है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। चार्टर एक्ट के बाद अगर हम बात करें, चार्टर एक्ट 1813 के बाद हमारा नेक्स्ट जो चार्टर एक्ट आएगा उस चार्टर एक्ट को 1833 का बोलते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसकी खासियत क्या थी, यहां पे सबसे पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को, किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद से रिप्लेस कर दिया गया। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, हाँ समझ रहे हैं, ये इंडिया का मैप हो गया, ये वाला रीजन आपका बंगाल था, ये वाला रीजन बॉम्बे था, ये वाला मद्रास था। शुरुआती दौर में 1765 में तीनों के अपने अपने गवर्नर थे, इंडिपेंडेंट थे। फिर इस गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर ऑफ बंगाल बना, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग बना। अब क्योंकि बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में इनका रूल हो गया तो फिर जाहिर सी बात है अब इसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहना शुरू कर दिया। और सर विलियम बेंटिक, कौन, सर विलियम बेंटिक अगर हम बात करें तो देश के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। ये वही सर विलियम बेंटिक है जिन्होंने 1829 में एबोलिशन ऑफ सती एक्ट पास किया था, सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून लेके आए। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया। क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया। दूसरी बात अगर हम बात करें, यहां पे देखिए जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इसके पास 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। क्या है, 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ये हमने देखा था। अब ये 4 मेंबर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है यही सारे फैसले लेती थी। मगर अगर हम बात करें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन तो गया, मगर गवर्नर ऑफ मद्रास, ये वाला मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे के पास अपनी अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स थी, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को छीन लिया गया। दैट मीन्स हम कहें लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर टेकन अवे, इनको ले लिया गया, छीन लिया गया। देखिए कोई भी लोकतंत्र कैसे चलता है, कोई भी सिस्टम लोकतंत्र में कैसे चलता है, एक होता है आपका लेजिस्लेचर, क्या होता है, लेजिस्लेचर होता, दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है और तीसरा जुडिशरी होता है। क्या होता है, तीसरा जुडिशरी होता है। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून का पालन करवाना। ठीक है, लेजिस्लेचर को हम विधायिका कहते हैं, विधायक विधानसभा में बैठ के कानून बनाते हैं ना, इसीलिए उसे विधायिका कहते हैं। विधायिका का काम होता है कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव को हम कार्यपालिका कहते हैं, विधायिका ने जो कानून बनाया उन्हीं कार्यों का पालन करवाना। और जुडिशरी को हम न्यायपालिका कहते हैं, न्यायपालिका ये चेक करती है जो कानून पास किए गए वो संवैधानिक दायरे में है कि नहीं। तो भाई ये जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे ये अभी तक बॉम्बे और मद्रास के पास थे, इनके लेजिस्लेटिव पावर्स को छीन लिया गया। अब जो कानून गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएगा वही तीनों प्रांतों में और इंडिया में जितने भी प्रांत आगे चल के आगरा और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और कई सारे प्रोविंसेस हमारे बन गए। आजादी के समय तक 11 प्रांत हमारे अंडर ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रहे थे। ठीक है, तीसरी बात, यहां पे इंडियंस को सबसे पहली बार कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज में अगर हम बात करें, इंडियन सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाने का प्रस्ताव लाया गया था लॉर्ड मैकाउले की तरफ से, मगर ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ, ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, दैट मीन्स आईएएस आईपीएस बनने के लिए अभी तक ब्रिटिशर्स अप्लाई करते थे,
इंडियंस को भी इसमें एंट्री की बात की गई, मगर ये चीज पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, ये फाइनली कानून में नहीं आ पाया। ये आया चार्टर एक्ट 1853 में। इसमें आया चार्टर एक्ट 1853 में। अगर हम बात करें ये चीज आई। ठीक है, समझ में आई चीजें? हाँ, देख ले वीडियो चल रही कि नहीं, क्योंकि बड़ा इशू है भाई, बीच में बंद हो जाए तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम ब्रिटिशर्स का एक्ट आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में अगर हम बात करें, यहां पे इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज जिसको बोला गया क्या, कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड सिविल सर्विसेज हुआ करती थी, वहां पे भारतीयों को मौका दिया गया, इंडियंस को अलाउ किया गया। और यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे सर चार्ल्स वुड डिस्पैच भेजा गया था। क्या भेजा गया था? सर चार्ल्स वुड डिस्पैच भारत में भेजा गया। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच अगर हम बात करें भारत में किस तरीके से पढ़ाई होगी उसके लिए, तो इसी वजह से इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोला जाता है। ठीक है, भारत में किस तरीके से पढ़ाई होगी ये इस चार्ल्स वुड ने बताया। जब आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाएंगे तो बहुत बड़ी फोटो आपको चार्ल्स वुड की देखने को मिलेगी। मैग्ना कार्टा अगर हम बात करें, एक पायस डॉक्यूमेंट था जिसके तहत ब्रिटेन में सबसे पहले अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए थे। ठीक है, 1216 में ब्रिटेन में ये मैग्ना कार्टा पास किया गया था। तो चार्टर एक्ट 1853 में ये हमारे प्रावधान थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एक्ट जो पास किया गया वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये आपका था 1858। क्योंकि आप समझिए 1857 में क्या हुआ? क्रांति हुई, सिपाही म्यूटनी हुई, था तो सैन्य विद्रोही। विनायक दामोदर सावरकर ने इसको इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला। और इतने बड़े विद्रोह के बाद ब्रिटेन की महारानी का मूड सनक गया और ब्रिटेन की महारानी ने कहा कि अब कंपनी के हाथ में कुछ भी रहना ठीक नहीं है। तो यहां पे बड़े बड़े बदलाव किए गए 1857 की क्रांति के बाद। पहली बात बोली गई कि 1857 की क्रांति के जो महत्वपूर्ण कारण थे कि भाई ब्रिटिशर्स इंटरवीन कर रहे थे भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक चीजों में, तो बोला कि ब्रिटेन की महारानी ने अब हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। रिलीजियस अफेयर्स, सोशल अफेयर्स अपने अपने तरीके से कंडक्ट करें। रेशियो जो था सिपाहियों का, जो पहले अगर हम बात करें 6:1 का था, हर 6 अगर 6 लाख ब्रिटिश सोल्जर थे तो उसमें 1 लाख इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे, इसलिए विद्रोह हो पाया। और जो इंडियन सोल्जर थे वो ज्यादातर तोपखानों में तैनात रहते थे, जहां पे असलहा रखा जाता था, उसी को लूट लूट के उन्होंने विद्रोह किया। तो ब्रिटेन की महारानी ने सिपाहियों का जो रेशियो था 1:2 का कर दिया। हर 2 ब्रिटिश सोल्जर के पीछे, हर 2 इंडियन सोल्जर्स के पीछे एक ब्रिटिश सोल्जर होगा। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो अगर 2 लाख के इंडियन सोल्जर्स होंगे तो 1 लाख ब्रिटिश सोल्जर्स होंगे। ठीक है, रेशियो मेंटेन किया गया। मगर जो सबसे बड़ी चीज की गई वो अगर हम बात करें प्रशासनिक चीजों में की गई। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के ही एल्फ्रेड पार्क, जिसे आज आजाद पार्क बोला जाता है, वहां से क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन प्रशस्ति पत्र पढ़ा गया और यहां से बोला गया आज से कंपनी का शासन खत्म और ब्रिटेन की महारानी का डायरेक्ट रूल शुरू। अब देखिए डायरेक्ट रूल कैसे। अगर हम बात करें अभी तक क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। तो ब्रिटेन की महारानी ने कहा अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं होगा, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह जो पद होगा वो वॉइसरॉय का पद होगा। किसका पद होगा? वॉइसरॉय का पद होगा। किसका पद होगा? वॉइसरॉय का पद होगा।
और इस वॉइसरॉय को 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोवाइड की गई। क्या प्रोवाइड की गई? इस वॉइसरॉय को 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोवाइड की गई। मतलब इसको हेल्प करने के लिए 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। और अगर हम बात करें लॉर्ड कैनिंग, वही लॉर्ड कैनिंग जो 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स का नेतृत्व कर रहे थे, देश के पहले वॉइसरॉय बने। अब अगर हम बात करें, इन्होंने बोला ये वॉइसरॉय सीधा रिस्पॉन्सिबल होगा किसके प्रति? ब्रिटेन की महारानी के प्रति। किसके प्रति? ब्रिटेन की महारानी के प्रति, ब्रिटिश क्राउन। इसके प्रति? ब्रिटिश क्राउन के प्रति सीधे रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या बोला गया? ब्रिटिश क्राउन के प्रति सीधे रिस्पॉन्सिबल होगा। मगर अब ब्रिटिश क्राउन को सीधे रिपोर्ट करना तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। कहने को तो सीधे रिपोर्ट करेगा, मगर अगर हम बात करें, बीच में एक और पद बनाया गया जिसे बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। क्या बोला गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बोला गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अगर हम बात करें, इन्होंने बोला कि ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा। किसका मेंबर होगा? ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा। मतलब अब मोदी सरकार के अंदर 80 मंत्री काम करते हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं, तो उसके पास कोई ना कोई मंत्रालय होना चाहिए। या तो वो रक्षा मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, पर्यावरण मंत्री हो, गृह मंत्री हो। उसे हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाएंगे। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास 15 मेंबर की काउंसिल होगी। क्या होगी? 15 मेंबर की काउंसिल होगी, जिस काउंसिल को हम इंडिया काउंसिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडिया काउंसिल बोलेंगे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इंडिया के अफेयर्स को रेगुलेट करेगा। दैट मीन्स वॉइसरॉय रिपोर्ट करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करेगा। इस 15 मेंबर की काउंसिल जो इसको दी गई इंडिया को चलाने के लिए, इसे इंडिया काउंसिल बोला गया। इसीलिए इसके बाद जितने भी एक्ट पास होंगे उसे इंडियन काउंसिल एक्ट बोलेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला गया, क्योंकि मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था और मिंटो उस समय का वॉइसरॉय था। तो ये बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत किया गया। किसके तहत किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत अगर हम बात करें, यह बड़ा प्रशासनिक बदलाव आपका किया गया। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। तो इसके बाद जितने भी कानून पास होंगे, इसीलिए उसे इंडियन काउंसिल एक्ट बोलेंगे, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तत्वाधान में ये कानून पास किए जा रहे हैं। वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया काउंसिल को हेड करेगा। किसको हेड करेगा? इंडिया काउंसिल को हेड करेगा। ठीक है? उनका पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड स्टानली थे। कौन थे? लॉर्ड स्टानली पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है? तो ये कानून थे यहां तक। अब इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, और वहां से भारतीय संविधान बनना शुरू होगा। ठीक है? तो इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है? इसको हम कहां कवर करेंगे? इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। 1 घंटे का वीडियो ऑलरेडी हो गया है ये। अब गला भी सूख रहा है। चलिए, तो फिर आज क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।